हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर टर्म पे हम फोकस करें तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। जैसे कि इलेक्ट्रो को अगर हम कंप्लीट करें तो दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम इस चैप्टर के अंदर तमाम उन मैग्नेट्स को स्टडी करेंगे जो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स जो बाय नेचर मैग्नेट होते हैं और मैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं जब उन कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लग जाए। क्योंकि बात हमें मालूम होनी चाहिए कि जब भी कभी किसी करंट का फ्लो होता है थ्रू एनी कंडक्टर, उस करंट के फ्लो की वजह से कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाती है। तो हमारा मेन कंसर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यही होगा टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमसे ये करता है कि अगर दो हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हों और उनमें करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम हो। पहली तो कंडीशन ये है कि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो, और दूसरी कंडीशन में हमसे क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो बताएं कि ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो इस क्वेश्चन तक जाने से पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को स्टडी कर लिया जाए। तो क्योंकि मैंने स्ट्रेट कंडक्टर्स का जिक्र किया तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता है बच्चों कि हमने क्या करना है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह से ग्रिप करना है कि ये जो थंब है दैट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो कर्ल फिंगर्स हैं दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कहीं अपवर्ड है, ये हमारे पास किसी कंडक्टर से जाता हुआ करंट है जो कि कंडक्टर स्ट्रेट है, तो इसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बात तो याद रखने वाली है कि दैट विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये लूप्स की फॉर्मेशन होगी और यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इन लूप्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम होगा। बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो किस तरह की होगी, या वो क्लॉकवाइज होगी या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल। तो क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इस कंडक्टर से करंट के फ्लो को देखते हैं और अपने हाथ में इस तरह से किसी पेन मार्कर को इस तरह से हम कैरी कर लेंगे और अपने थंब को इरेक्ट कर लेना है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने करना क्या है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए कि जब मैंने इसको ग्रिप किया तो देखना है कि जो थंब है ये मेरे फेस को अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरे फेस को अप्रोच कर रहा है। और अगर मैं इसको क्लॉक की डायरेक्शन में, लाइक ये मेरे पास अगर क्लॉक है 12 से शुरू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, और रोटेशन ऑफ हमारे पास जो पॉइंटर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस तरह से अलाइन करने के बाद, क्योंकि थंब मेरे फेस की तरफ आ रहा है, तो जब मैं घड़ी के साथ इसको अलाइन करूं तो भी ये थंब मेरे फेस की तरफ आए। तो अब इसको मैं अलाइन कर रहा हूं फेस की तरफ, तो मैं देखता हूं कि अगर मैं यहां से फिंगर्स को एक बार ओपन करूं एंड देन क्लोज कर दूं तो मुझे नजर आ रहा है कि यहां जो मेरी फिंगर्स के अंदर रोटेशन आ रही है, दीज फिंगर्स रोटेशंस आर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ पॉइंटर। इसका मतलब यह हुआ कि इस सिचुएशन में अब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बार फिर से देख सकते हैं, करंट है अपवर्ड, मैंने देखा कि थंब अपवर्ड करने से मेरे फेस को अप्रोच कर रहा है, तब मैंने इसको जब घड़ी के साथ अलाइन करना है तो तब भी ये फेस को ही अप्रोच करना चाहिए, थंब मेरे फेस की तरफ आना चाहिए। अब मैं देखता हूं कि जब मैं इस हाथ को ओपन करता हूं एंड देन क्लोज करता हूं तो मेरी फिंगर्स उस पॉइंटर ऑफ क्लॉक से ऑपोजिट चलती हैं। इसका मतलब यहां जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी या जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से शो कर देते हैं, यहां एरो आ जाएंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो हो गई यहां पर बात क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट साथ एक बात और भी हमने अपने जहनों में रखनी है, क्योंकि हमें यहां पर आने वाले क्वेश्चन में अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझना है, तो साथ ही हम इस बात को भी समझते हैं कि जब हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ग्रिप करने की कोशिश की तो फर्स्टली मैं देखता हूं कि मेरी जो फिंगर्स हैं ये मूव करती हैं इनटू द प्लेन।
मेरी फिंगर्स कहां जा रही हैं? इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन के लिए जो नोटेशन हम यूज करते हैं दैट इज क्रॉस। जब कभी कोई फील्ड, कोई पॉइंटर, कोई वेक्टर हमसे दूर जाता हुआ हमें दिखाई दे, या अगर मैं पेपर वर्क से बात करूं तो इनटू दी अगर प्लेन हो तो उसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं क्रॉस। अब मैं ये देखता हूं कि यहां से मैं ग्रिप करने के लिए फिंगर्स को लेके जाता हूं तो इनटू दी प्लेन है, बट यहां से जब मैं रोटेट करके यहां लेकर आता हूं फिंगर्स और कंप्लीट ग्रिप, तो यहां से मेरी फिंगर्स जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही हैं। तो आउट ऑफ द प्लेन के लिए नोटेशन यूज की जाती है डॉट। तो साथ साथ देखते जाएं कि जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हमारे पास राइट साइड पे क्रॉस है, तो लेफ्ट साइड पर डॉट है। अब सेकंड सिचुएशन क्या है हमारे पास कि अगर करंट की डायरेक्शन हम कर देते हैं डाउनवर्ड, ये तो हमें कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टिल हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही होगी और यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है लूप्स के दरमियान का, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगेन मैं यहां पर राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई कर रहा हूं। अब आपने फिर से इस चीज पे मुतवज्जा होना है। करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो मैंने मार्कर को, उसकी कैप को इस तरह से कैरी कर लिया कि ये भी डाउनवर्ड जाए, ताकि ये शो कर सके कि करंट डाउनवर्ड है और जो थंब है वो भी जाना चाहिए डाउनवर्ड। मैं जब ऐसे ग्रिप करता हूं और मैं ऊपर से ऑब्जर्व करता हूं तो स्टूडेंट मैं क्या देखता हूं कि ये जो करंट है ये मेरे फेस से अवे जा रहा है, थंब इज मूविंग अवे। तो अब जब थंब इज मूविंग अवे, तो जब मैं घड़ी के साथ इसको रिलेट करूंगा और घड़ी के साथ इसको अलाइन करूंगा, तो भी यहां पर ऐसे इसको अरेंज करना है कि थंब मेरे फेस से दूर जाता हुआ दिखाई दे। पहले पहले वाले केस में थंब मेरे फेस की तरफ था, तो घड़ी के साथ अलाइन करते हुए मैंने अपने फेस की तरफ थंब अलाइन किया। अब क्योंकि मेरे से जब ऐसे अलाइन किया तो फेस से ये दूर जा रहा है थंब, तो जब मैं क्लॉक के साथ इसको अलाइन करूंगा तो भी ये थंब मेरे फेस से दूर की तरफ जाना चाहिए। सो ले, मैंने क्या कर लिया, मूविंग अवे जा रहा है, थंब जो है हमारे फेस से दूर है। मैं अब अपनी फिंगर्स को ओपन करता हूं एंड देन क्लोज करता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरी फिंगर्स अब रोटेट हो रही हैं इन डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द पॉइंटर ऑफ ए क्लॉक। अगर मेरी फिंगर्स पॉइंटर ऑफ ए क्लॉक की तरफ रोटेट हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। तो यहां हम एरो लगा देंगे क्लॉकवाइज, यहां एंटी क्लॉकवाइज, और यहां नीचे हमने देखा क्लॉकवाइज। अब साथ डॉट एंड क्रॉस नोटेशन को भी समझते हैं कि जब हमने इसको यहां से ग्रिप करने की कोशिश की तो इस वायर की लेफ्ट साइड पे फिंगर्स इनटू द प्लेन जाती हैं। तो इनटू द प्लेन के लिए आपको ये नोटेशन याद करवा चुका हूं कि इनटू द प्लेन के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस। और जब पॉइंटर को मैंने ग्रिप कर लिया, लाइक ये हम यहां से ग्रिप कर रहे थे और यहां से इसको कंप्लीट ग्रिप किया, तो इस साइड से फिंगर्स आउट ऑफ द प्लेन आ रही हैं। तो आउट ऑफ द प्लेन के लिए बता चुका हूं कि डॉट लगता है। अब ये जो डॉट और क्रॉस है बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये पोल्स ऑफ ए मैग्नेट्स हो। अगर दो क्रॉस एक दूसरे के सामने आ जाएं तो ये रिपल्शन को शो करेंगे। अगर दो डॉट्स एक दूसरे के सामने आ जाएं तो भी ये रिपल्शन को शो करेंगे। अगर एक डॉट और एक क्रॉस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो ये ऑपोजिट पोल्स को शो करेंगे, और इसका मतलब होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन क्योंकि ये था, हमने चेक करना है अट्रैक्शन और रिपल्शन। check force of attraction and repulsion। हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन को चेक करना है। तो यहां मैं ऐसा कर रहा हूं कि दो वायर्स को दिखाता हूं जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों वायर्स हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें हम सेम दिखाते हैं। अगर हम नोटेशंस को अप्लाई करें तो यहां पर हमें दोबारा से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, बट हम यहां पर क्रॉस एंड डॉट का यूज करेंगे। तो क्योंकि करंट आउटवर्ड जा रहा है तो पहले फिंगर्स जाएंगी इनटू द प्लेन, तो यहां आएगा क्रॉस। ग्रिप करने के बाद बैक साइड से फिंगर मेरी जो है वो फ्रंट की तरफ आएंगी आउट ऑफ द प्लेन, तो हम लगाएंगे डॉट। सिमिलरली इस वायर को जब ग्रिप करेंगे पहले तो यहां से फिंगर्स जाएंगी इनटू द प्लेन, तो इसके लिए भी आएगा यहां क्रॉस। और ग्रिप करने के लिए दूसरी साइड से जब फिंगर्स को हम बाहर निकालेंगे तो वहां आ जाएगा डॉट। आप देखते हैं कि दो ऑपोजिट पोल्स आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डॉट और क्रॉस जो है बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये पोल्स ऑफ मैग्नेट हो। दोनों ऑपोजिट हैं तो दोनों वायर्स क्या करेंगे, विल अट्रैक्ट ईच अदर।
इसी तरह से हम देख लेते हैं बच्चों कि अगर दो वायर्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक का करंट हम दिखा देते हैं डाउनवर्ड और दूसरे का करंट हम दिखा देते हैं अपवर्ड। अब ये देखते हैं कि क्या दोनों वायर्स अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। तो पहली वायर के लिए हम देखते हैं कि यहां से फिंगर्स जा रही हैं इनटू द प्लेन, तो यहां इस साइड पे लगेगा क्रॉस, वहां से ग्रिप करके फिंगर्स निकलेंगी आउटवर्ड, तो आउट ऑफ द प्लेन के लिए लगाएंगे डॉट। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास दूसरा जो करंट है वो डाउनवर्ड है, तो थंब डाउनवर्ड जाना चाहिए, ये डाउनवर्ड है, तो यहां से ग्रिप करने के लिए पहले फिंगर्स कहां जा रही है इनटू द प्लेन, तो यहां आ जाएगा इसका क्रॉस। और जब यहां से ग्रिप करने के लिए फिंगर्स को दूसरी साइड से बाहर निकालूंगा तो मैं देखता हूं कि यहां पर आ जाएगा अगेन डॉट। अब आप देख रहे हैं कि दो पोल्स जो हैं वो सेम एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, यानी हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास अगर दो नॉर्थ हैं या दो साउथ हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो मैं यहां पर दोनों सेम पोल्स होने की वजह से लिखूंगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब आपकी याद दहानी के लिए मैं यहां पर एक चीज साथ मेंशन कर रहा हूं, इसको याद रखना है कि क्रॉस हमने तब यूज करना है जब हमारे पास हो इनटू द प्लेन, और डॉट हमने तब लगाना है जब हमारे पास कोई भी फील्ड कोई भी वेक्टर आ जाए आउट ऑफ द प्लेन। तो ये हमने यहां पर आज क्वेश्चन देखा कि हमारे पास जो दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनके अंदर पहले देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम था और फिर देखा कि जिनके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे से ऑपोजिट था, ये वेरीफाई करने के लिए हमने यहां पर इस बात को समझा कि क्या ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। होप्स आप इस बात को समझ चुके होंगे कि बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल एंड नोटेशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस यू कैन फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स इन बिटवीन द करंट कैरिंग वायर्स। आज हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द पोल्स और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पर डायग्राम में इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, कोई स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, इसे हम सोलिनॉइड कहते हैं, इसे हम कॉइल कहते हैं, लूप फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब भी कभी कंडक्टर स्ट्रेट ना हो और हमसे कहे कि फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जिस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड दी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, सो हमें इस सिचुएशन में क्या करना होगा, वी विल हैव टू यूज द राइट हैंड ग्रास्प रूल। अब राइट हैंड ग्रास्प में क्या करना है बच्चों, ग्रिप और ग्रास्प में यही फर्क होता है कि ग्रिप में आपने किसी कंडक्टर को टाइटली होल्ड करना है या टाइटली थामना है, और ग्रास्प में क्या करना है, जस्ट आपने उसको लूजली होल्ड करना है। क्योंकि यहाँ ग्रास्प आपको आइडिया दे रहा है कि अगर आपने उस कंडक्टर को टाइटली पकड़ लिया, दबा लिया, तो द मटेरियल विल स्क्वीज, और ये जो कॉइल है ये कॉइल नहीं रहेगी बल्कि ये डिफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ एक आपको अगर लिटरेचर में आप इस बात को फोकस करें तो ग्रिप और ग्रास्प ये भी क्लियर कर रहा है आपको कि ग्रिप आपने रूल कहां यूज करना है कि जहां टाइटली अगर आप होल्ड भी कर लें तो मटेरियल की नेचर पे फर्क ना है, वो डिफॉर्म ना हो, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे टाइटली पकड़ लेने से डिफॉर्म नहीं होता। लेकिन ग्रास्प का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पर हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, लूप या कॉइल फॉर्मेशन है, तो अगर उसको हमने टाइटली दबा लिया, पकड़ लिया, तो वो मटेरियल क्या करेगा, वो स्क्वीज कर जाएगा, तो उस सिचुएशन में फिर वो रूल अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। तो हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं राइट हैंड ग्रास्प रूल, क्योंकि कॉइल फॉर्मेशन है, लूप है या सोलिनॉइड है। अब हमने फाइंड करना है कि हम नॉर्थ पोल को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ ग्रिप रूल से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, आपने इस कॉइल को ऐसे ग्रास्प करना है अपने राइट हैंड में कि जो आपकी फिंगर्स हैं, दीज फिंगर्स शुड अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये अलाइंड हो जानी चाहिए ये जो करंट की डायरेक्शन है इसके साथ। तो ये जो एरो लगे हैं, दीज एरोज आर फॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये दिखा दी, तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरफ दिखा दी। अब हमने राइट हैंड में क्या करना है, इसको ऐसे ग्रैस्प करना है कि आपकी फिंगर्स कहां जाए, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर्स जो हैं बिल्कुल अलाइन हो चुकी हैं इन डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय कीपिंग द थंब इरेक्ट। अपने थंब को बिल्कुल सीधा रखना है, इरेक्ट रखना है, क्योंकि ये जो थंब है दैट विल इंडिकेट अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो आप देख सकते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन ये हो तो नॉर्थ पोल कहां जा रहा है, हमारे यहां पर राइट साइड पे आ रहा है। तो मैं देखता हूं कि इस कॉइल का जो नॉर्थ है वो इस तरफ होगा और जो हमारे पास इस कॉइल का साउथ है वो कुछ इस तरफ होगा। सो वी कैन इजीली फाइंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, जिसके अंदर हमारे पास जो करंट की जो फॉर्मेशन, जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्ट्रेट नहीं है, यानी जब हमारे पास जो मटेरियल है वो सॉलिनॉइड या कॉइल है। तो ये नॉर्थ और वो साउथ आ गया, और वी नो दैट
द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब बाहर बाहर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है वो मूव करेगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो पहले हम इस चीज को पहले कवर कर लेते हैं कि नॉर्थ कहां बनना है और साउथ कहां बनना है। तो इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ कहां होगी, साउथ टू नॉर्थ कहां होगी। और इसके साथ यहां एक बात और भी समझने वाली है कि जो हमारे पास राइट एंड ग्रिप रूल हमने अप्लाई किया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म थी, लेकिन जब हम ग्रेस रूल यूज करते हैं या हम सॉलिनॉइड के केसेस में बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की नेचर एक ही नहीं रहती, या तो वो यूनिफॉर्म होती है या वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। बट यहां इस केस में हमें एक ही वक्त में दोनों तरह की फील्ड्स दिखाई देंगी, यूनिफॉर्म भी दिखाई देगी और नॉन यूनिफॉर्म भी दिखाई देगी। सो इस पे हम बात करते हैं इस केस को रिजॉल्व करने के बाद। अब सेकेंडली बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास क्या नजर आता है कि करंट की डायरेक्शन कुछ यहां दिखा दी, ऊपर की तरफ जाते हुए हमें करंट दिखाई दे रहा है। आपने क्या करना है, बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रेस टूल अगेन अपने हाथों को आपने जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की उनको अलाइन करना है इन डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय कीपिंग द थंब इरेक्ट। आप देखते हैं कि करंट के साथ मेरी फिंगर्स अलाइन हो रही हैं और मैंने थंब को इरेक्ट कर रखा है, तो ये थंब कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो अगर मैं लेफ्ट साइड को फॉलो करूं तो लेफ्ट साइड पे क्योंकि थंब गया तो इसका मतलब ये हुआ नॉर्थ पोल इज एट द लेफ्ट साइड। और हमारे पास अगर मैं यहां पर बात करूं कि साउथ का होगा तो साउथ हमारे पास इस बार आ चुका है राइट साइड पे। तो पहले वाले केस से टोटली हम ऑपोजिट चल रहे हैं कि जब मैंने फिंगर्स को ऐसे अलाइन किया तो यहां अब नॉर्थ आ चुका है और यहां साउथ आ चुका है। इसी तरह से इस केस के अंदर भी स्टूडेंट क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म भी होगी और नॉन यूनिफॉर्म भी होगी। सो होप सो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट की के बारे में क्लियर करता है और बताता है या कोई डायग्राम दिखाता है कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो आई थिंक आप इस रूल को इस्तेमाल करते हुए बआसानी किसी भी सॉलिनॉइड या लूप या कॉइल के लिए नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी नेचर क्या होगी। पहले तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फील्ड आउटसाइड द सॉलिनॉइड क्या है और इनसाइड क्या है, और फिर देखेंगे कि जो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म कहाँ है और नॉन यूनिफॉर्म कहाँ है। तो सबसे पहले केस में क्योंकि हमने डायग्राम जो लास्ट हमने बात की थी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को आपने डिटेक्ट करना है, हमने वही डायग्राम्स को यूज किया, हमने उनमें चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि किसी सॉलिनॉइड के लिए अगर करंट की डायरेक्शन ये जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो कुछ आपको लूप्स दिखाते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहां दिखाऊं तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। ये हमारे पास आ चुकी है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिंग्स की फॉर्म में बननी है और हमारे पास कर्व फॉर्म में यहाँ अपीयर होनी है। बट यहाँ पर क्योंकि शेप डिफरेंट है, हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो रिंग्स बन रहे हैं एग्जैक्टली वो सर्कुलर नहीं है। आप कह सकते हैं कि इलिप्टिकल है या उनके अंदर हमारे पास जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है। सो अगर हम स्टूडेंट देखें कि नॉर्थ टू साउथ हमने ये दो पोल्स को आइडेंटिफाई कर लिए, तो अगर एरोज हम लगाएं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ओरिजिनेट करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये अगर मैं एरो लगाऊं नॉर्थ, ये नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ से हम कहां जा रहे हैं, टुवर्ड साउथ, हम चले नॉर्थ से और कहां आ गए, साउथ की तरफ। इसी तरह से यहां हम एरो लगाते हैं नॉर्थ से चले और हम कहां आ गए, साउथ की तरफ। इसी तरह नीचे भी चलेगा, नीचे वाले डायग्राम में। बट अगर मैं इन एरोस को फॉलो करते हुए आऊं तो देखें कि मैं चल कर आ रहा हूं नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द सॉलिनॉइड। ये सॉलिनॉइड के बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं ये देखता हूं कि अगर मैं इस लूप को फॉलो करते हुए चलूं तो ये एरो इस सॉलिनॉइड के अंदर आकर कहां जा रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मुझे ये दिखता है कि अगर मैं किसी सॉलिनॉइड के बाहर बाहर मूव करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो होगा हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अगर मैं किसी सॉलिनॉइड के अंदर चला जाता हूं, उसके अंदर से मैं गुजरता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लो होगा वो हमेशा होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहां इस बात को मैं कंक्लूड करता हूं कि आउटसाइड जो फील्ड है, आउटसाइड दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड चल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर हम बात करें कि इन साइड हमारे पास क्या चल रहा है,
तो इन साइड पे हमारे पास डायरेक्शन चल रही है साउथ टू नॉर्थ। अच्छा अब बच्चों ये जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बात क्लियर कर दी, ये बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ है और अंदर हमारे पास डायरेक्शन चल रही है साउथ से नॉर्थ। ये हमेशा हमारे पास सारे केसेस में ऐसा ही होगा, चाहे ये सोलिनॉइड हो, ये सोलिनॉइड हो या कोई भी कॉइल हमारे पास गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सोलिनॉइड की हमेशा ऐसी ही होगी। और मैं अगर आपसे बात करूं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की नेचर है, लाइक बिल्कुल ऐसी रिजेंबलेंस दे रही है जैसे कि कोई बार मैग्नेट हो। बार मैग्नेट में भी क्योंकि वो एक परमानेंट मैग्नेट है तो हमारा मेन कंसर्न नहीं है यहाँ इस चैप्टर के अंदर, लेकिन क्योंकि रिजेंबलेंस आ रही है तो बात कर लेते हैं इस पे कि अगर हम बार मैग्नेट को कंसीडर करें तो बार मैग्नेट की आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अगर हम बार मैग्नेट के अंदर से चलते हुए आए तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमारे पास फ्लो करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस एग्जांपल में भी कुछ ऐसा ही होगा कि अगर मैं यहां पर कुछ लूप्स दिखा दूं, लाइक एक ही लूप दिखाता हूं आपको, तो बाहर अगर हमने फ्लो करना है तो नॉर्थ को फॉलो करेंगे, नॉर्थ से चलेंगे और चलते हुए हम कहां आगे साउथ, सो नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर इसी एरो को फॉलो करते हुए अंदर आ जाए तो मैं देखता हूं कि एरो कहां जा रहे हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये हमारे पास बड़ी ऑथेंटिक बात है जो आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड या आउटसाइड। अब बच्चों ने एक ही बात याद रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फ्लो करती है नॉर्थ से साउथ, बट यहां पर एक थोड़ी सी यूनिकनेस आ गई सॉलिनॉइड और बार मैग्नेट के केस में कि बाहर तो नॉर्थ टू साउथ चलेगी, बट जो थोड़ी सी डिफरेंट बात आ जाती है वो ये कि इनसाइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ। अब यहां पर जरा आप डायग्राम में एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लें कि अगर मैं डायग्राम के बाहर देखता हूं तो मुझे कुछ और अरेंजमेंट दिखाई देती है, कुछ और फॉर्मेशन ऑफ फील्ड दिखाई देती है, और अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर देखता हूं तो मुझे कुछ और फॉर्मेशन ऑफ फील्ड दिखाई देती है। बाहर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस देखें, यहाँ एक डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, फिर अगर मैं आगे चलता जाऊं तो ये डिस्टेंस लगातार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में एक बात और भी आ रही है कि बाहर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी यहां पर हम इस पे अब बात करते हैं जो आउटसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इन फील्ड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है बच्चों वो वेरी कर रहा है, कभी डिस्टेंस कम है, कभी ज्यादा है, कभी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से कम होते होते मिनिमम। तो यहां डिस्टेंस क्योंकि वेरी कर रहा है तो वेरी करने का मतलब ये कि जो फील्ड्स हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है, इनकी कर्वेचर एक जैसे नहीं है। तो मैं यहां लिखूंगा आउटसाइड जो फील्ड होती है ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड कैसी आ गई, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहां पर फील्ड्स का आपस का डिस्टेंस एक जैसा नहीं है। तो इनसाइड क्या होगी उसको भी जरा देख लेते हैं। अगर हम इनसाइड बात करते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अगर मैं यहां पर बहुत सारी फील्ड्स दिखा दूं तो इनके दरमियान का डिस्टेंस लगातार ये सेम चल रहा है। यहां अगर मैं फ्लो करूं, अच्छा यहां अगर देखूं इनका डिस्टेंस आपस में सेम है, इसी तरह से इसको देखूं यहां से स्टार्ट से इनका डिस्टेंस ये, सो लगातार आपस का जो डिस्टेंस चल रहा है इन बिटवीन द फील्ड लाइंस तो ये सेम चल रहा है। तो जब ये डिस्टेंस सेम हो तो सेम होने का मतलब होता है दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो यहां मैं इसके लिए कंक्लूड कर रहा हूं जो फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड है या जो बार मैग्नेट है वो हमेशा यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम रहना, चेंज ना आना। तो क्योंकि यहां पर डिस्टेंस का भी चेंज नहीं आ रहा, हमने देखा कि कर्वेचर तो अंदर है ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, बट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो यूनिफॉर्म। लेकिन अगर बाहर बाहर चलते हैं तो कर्वेचर का चेंज आ रहा है, तो कर्वेचर के चेंज और डिस्टेंस के चेंज की वजह से जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि जब आपसे इस तरह के 4 सवाल आएंगे तो आप इजीली उनका आंसर कर सकेंगे कि बताएं कि इनसाइड फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तीसरा सवाल आएगा कि बताएं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, फिर आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है। तो इन 4 सवालों के जवाब उम्मीद करता हूं कि आप इजीली अब फाइंड कर सकेंगे, आप आंसर कर सकेंगे। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो फील्ड्स और उनके रूल से रिलेटेड जो बात थी यहाँ पर क्लियर हो गई। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी क्वेश्चन करें, बताएं, इंशाल्लाह आपको वहां पर उनकी सवाल के सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि बताएं कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये या तो इस तरह की सरफेस हो सकती है या इस तरह की सरफेस हो सकती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने इन दोनों सरफेस एरिया से गुजारना है कुछ इस तरह से कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो बच्चों मूव कर रही हैं टुवर्ड दी प्लेन एरिया जो कि आपके सामने है।
इसी तरह से इस डायग्राम में भी दिखा देता हूं, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ये भी जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दी हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम तभी होता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस, किसी भी प्लेन एरिया से गुजर जाएं। क्योंकि बेसिकली फ्लक्स का मतलब यही होता है कि किसी फील्ड का किसी सर्टेन रीजन से, एरिया से गुजर जाना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई दे रहा है कि अगर सरफेस इस तरह से पड़ी है और वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो डेफिनेटली सारी पास ऑन करेंगी, सब गुजर जाएंगी। अगर वो सब गुजर जाती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम। बट अब वो वर्डिंग क्या यूज करता है एमसीक्यू में, बताएं कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी या नॉर्मल टू एरिया जो पैरेलल होगा, या हमारे पास जो सरफेस है वो पैरेलल होगी और ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन बोथ ए एंड बी कुछ इस तरह की बात बनाता है। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास दो बातें हैं। नंबर वन, ये तो बच्चों आ गई हमारे पास सरफेस, आप देख सकते हैं ये आ गई सरफेस जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये सरफेस है और इस सरफेस के साथ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है जिसका नाम है नॉर्मल टू सरफेस या नॉर्मल टू एरिया। इस एरिया का नॉर्मल है क्योंकि यहां हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर क्योंकि हमें चाहिए होता है तो पूरी सरफेस या एरिया तो वेक्टर है नहीं, तो हमें यहां पर कंसीडर करना पड़ता है एक वेक्टर जो कि नॉर्मल होता है हमारी किसी सरफेस से। तो ये नॉर्मल अगर बच्चों हम देखें और इस सरफेस को देखें तो दो अलग अलग बातें निकलती हैं। क्या? नंबर वन, अगर हम देखें ये जो सरफेस है, वेक्टर को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, वेक्टर हाइड कर दें। सरफेस हमारे पास फील्ड लाइंस के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर। तो मैं ये देखता हूं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम की बात हो रही है आपसे, मैक्सिमम कब होगा? नंबर वन, सरफेस इज परपेंडिकुलर। सरफेस क्या हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है, दो लाइंस राइट एंगल पे ऐसे दिखा दी जाती हैं। सरफेस इज परपेंडिकुलर, जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। सेकेंड वे, कि जब हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया आर पैरेलल, ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसा मैं लिख देता हूं, तो लाइंस को ऐसे पैरेलल दिखा देना, इसका मतलब होता है वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो मैं देख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो अगर देखें और नॉर्मल टू एरिया का एरो देखें तो दोनों अलाइंड है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ एंगल 0 डिग्री है और डिफरेंस ऑफ एंगल 0 होने का मतलब होता है कि दैट बोथ आर पैरेलल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अगर नॉर्मल टू एरिया दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाते हैं तो भी फ्लक्स मैक्सिमम है। और अगर मैं नॉर्मल टू एरिया से हट के बात करूं और जैसे इतना कहूं कि सरफेस इज परपेंडिकुलर, तो भी बात सही है, हमारा फ्लक्स क्या होगा इस सिचुएशन में? मैक्सिमम होगा। तो ये दो बातें करता है बच्चे यहां पर, क्योंकि हमारे पास एक ही तरह के एंगल याद रखते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो बच्चों को एक ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर जो एंगल हम पुट करते हैं वो याद है कि cos 0 हमेशा 1 होता है, तो 0 डिग्री होना चाहिए, ये बात मान ली। पर जब 90 डिग्री का कहा तो उन्हें परेशानी होती। बेसिकली ये 90 डिग्री यहां फॉर्मूला में पुट नहीं होना, फॉर्मूला में जो ये थीटा पुट होने जा रहा है दैट इज द एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया। सरफेस का कोई एंगल नहीं है, बट थ्योरेटिकली जस्टिफाई किया जा सकता है कि सरफेस हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, और लॉजिक ये कहती है कि जब वो राइट एंगल पे होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरने की वजह से फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। बट एक्चुअल फॉर्मूला इज फॉर दिस सिचुएशन, ये हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन होती है, लेकिन इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे इस्तेमाल करता है वो वर्ड्स जिसकी वजह से हमारा एमसीक्यू या हमारा जो क्वेश्चन है वो खराब हो जाता है। सेकेंड, अगर डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम हमारे पास है फॉर द मिनिमम कंडीशन, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी या प्रोबेबली कोई लाइन नहीं गुजरे क्योंकि हमारे पास सरफेस इस तरह से पड़ी है और हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ऊपर से गुजारते हैं, या तो ऊपर से गुजर जाएंगी या नीचे से गुजर जाएंगी, बहुत रेयरली अगर है तो शायद सरफेस के अंदर से कहीं गुजर जाए, बट नॉट पॉसिबल। मोस्ट प्रोबेबली या तो फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी या वो नीचे से गुजर जाएंगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? फ्लक्स हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि बच्चों हमारे पास ये जो सरफेस है, ये सरफेस इन फील्ड लाइन से पैरेलल है, ये सरफेस ऐसे पड़ी हुई है और फील्ड लाइंस भी कुछ इसी तरह से गुजरती जा रही हैं।
तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में जो सरफेस है वो पैरेलल है। तो पहली बात मैं कह सकता हूं यहां सरफेस इज पैरेलल। ठीक हो गया बच्चों, सरफेस पैरेलल है। और दूसरी बात मैं क्या देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू एरिया के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां से फील्ड आ रही है, यहां से हमारे पास नॉर्मल टू एरिया, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया जो है आर परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन हमारे पास जो फार्मूला में पुट करने वाली है वो यही होती है, तो हम अगर फार्मूला में पुटिंग करेंगे यहां थीटा तो 90 पुट किया जाएगा और cos 90 पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो फ्लक्स हमारा मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब हमारे पास नॉर्मल टू एरिया और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो लेकिन सरफेस कैसी हो, पैरेलल। ये भी याद रखने वाली बात है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसी बातें करता है। और मैक्सिमम में एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जब हमारे पास सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर हो या हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो नॉर्मल है दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो। तो इससे जो जब क्वेश्चन करेगा कि बताएं फ्लक्स का मैक्सिमम और कब मिनिमम है, तो हमारे जहन में 4 कंडीशंस आ जाती हैं। तो इन चारों कंडीशंस को अपने जहन में रखते हुए हम अपने किसी एमसीक्यू को आंसर करेंगे, क्योंकि विदाउट नोइंग दीज 4 पॉसिबिलिटीज हम अगर 2 को जहन में रखेंगे तो हमारा एमसीक्यू गलत हो सकता है, क्योंकि मोस्टली वो क्वेश्चन में ऐसी वेरिएशंस लेके आता है जिस पे बच्चे ज्यादा फोकस नहीं करते। तो उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक और ये जो बात आपसे की है आपको जहनों में बात आ चुकी होगी, समझ चुके होंगे बात। और अब जब अगर ऐसा कोई एमसीक्यू वो करता है तो आप इंशाल्लाह उसका जो सही आंसर है उसको चूज करने में कामयाब होंगे। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल। क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उससे आगे जो हमारा टॉपिक उससे एसोसिएटेड है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। अब यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बजाहिर बोल तो देते हैं बट वो हमसे कुछ ऐसे सवालात कर लेता है जो हमारी कही हुई बातों के अंदर उसका जवाब कहीं ना कहीं मौजूद होता है। जैसे वो हमसे पूछ सकता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जब आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करता है। तो आपके जहन में एक जवाब आएगा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर से हम करंट गुजार रहे होते हैं तो वो अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है तो उस इंटरैक्शन में वो जो कंडक्टर है वो अगर कहीं फ्री है तो वो मूव करने लग जाता है, या तो वो लीनियर मूव करता है या अगर वो कॉइल है तो अपने एक्सिस पे रोटेट करने लग जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का उस कंडक्टर की सराउंडिंग में बन जाना, इस बात की समझ नहीं आ रही कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन क्यों हुई। तो हम ये सोचना और देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा ओरिजिन है, वो कौन सी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन कर रही है, कॉज कर रही है। तो हमारी बातों के अंदर ही जवाब इसका मौजूद है और वो जवाब क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं ये वर्ड मूविंग हटा दूं तो याद रखें कि चार्ज को रोक देने से, स्टैटिक कर देने से मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर से चार्ज ही मूव कर रहा है, चार्ज का ही फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज का फ्लो हो रहा हो किसी कंडक्टर से तो वो चार्ज क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने लग जाता है। तो बच्चों क्या होता है कि जब वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इंटरैक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उसका इंपैक्ट ये निकलता है कि जो कंडक्टर है वो मूव करने लग जाता है या अपनी रोटेशन शो करने लग जाता है। तो बेसिकली होता है इसी तरह से कि जब किसी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो आता है, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम एक मौजूद है, हम अगर एक कंडक्टर का छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं जैसे कि लेंथ एल है और इसमें से हम करंट का फ्लो करवाते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर से बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो अलाइंड होकर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ये करंट का फ्लो आ रहा है। और ये पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट हम करते हैं इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों ये जो चार्ज है ये जो चल रहा है जिसकी वेलोसिटी हमने यहां दिखा दी, ये वेलोसिटी है इन तमाम तर पार्टिकल्स की। हम देख सकते हैं कि तमाम तर पार्टिकल्स, तमाम तर चार्ज जो यहां पर मूव कर रहा है करंट की फॉर्मेशन के लिए,
इन तमाम तरह की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पर है। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ राइट एंगल पर हो तो लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस या रूल्स ये कहते हैं कि राइट एंगल पर उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगी, तो फोर्स प्रोबेबली लग सकती है इनटू द प्लेन, या वो फोर्स लग सकती है हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन को इस तरह से। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल यहां इस वायर के अंदर चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने इमेजिनेशंस में ऐसे कंसीडर किए हैं, एक्चुअल में तो हम देख नहीं सकते, बट एक्चुअल मूवमेंट कुछ इसी तरह से है। अब ये चार्ज पार्टिकल तो चल रहे हैं, लेकिन इनका चलना मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पर है। तो रूल्स क्या कहते हैं कि इन मूविंग पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फोर्स या तो लगेगी आउट ऑफ द प्लेन या फोर्स लगेगी इनटू द प्लेन। तो बच्चों क्या होगा, अब ये जो चार्जेस हैं इस वायर के दरमियान में जैसे चल रहे थे, अब पहले की जैसे नहीं चल पाएंगे। अब क्या होंगे, अगर फोर्स आउट ऑफ द प्लेन है तो ये वायर के इस किनारे पे इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर फोर्स इनटू द प्लेन है तो तमाम तर चार्जेस फोर्स के एक्शन की वजह से दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। अब चार्जेस सिर्फ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, अब उन चार्जेस पे फोर्स लग रही है, तो उन चार्जेस की फोर्स इन पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से फोर्स अप्लाई करती है ऑन द कंडक्टर। तो इन चार्जेस की इस मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही है उसका इंपैक्ट हमें ये दिखाई देता है कि प्रैक्टिकली या फिजिकली जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे करंट गुजर रहा होता है वो किसी डायरेक्शन में चलने लग जाता है या वो रोटेट करने लग जाता है। तो ये बात तो हमें यहां पर क्लियर हुई कि एक चार्ज पार्टिकल जब तक मोशन में नहीं आएगा, जब तक कोई स्पेसिफिक या कोई वेलोसिटी पोजेस नहीं करेगा, उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये पार्टिकल हमारे पास सपोज करें कि रेस्ट पर है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लगेगी एफ बी विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। और अगर मैं एक पार्टिकल जो कि चार्ज पार्टिकल ही कंसीडर किए जा रहे हैं, अगर ये मोशन में है तो इस पे आने वाली जो फोर्स है एफ बी ये अब जीरो नहीं होगी। इसलिए जीरो नहीं होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। सर लाइक इसी तरह से बच्चों बाज़-औक़ात तो हम किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज को मूव करवा रहे होते हैं, बाज़-औक़ात हम किसी चार्ज को फ्रीली किसी और यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मूव करवा रहे होते हैं। तो अभी हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो बात हमारे सामने आ गई कि पार्टिकल किसी कंडक्टिंग वायर या मटेरियल के अंदर चल रहे हैं, तो अगर उनको फ्री चलाया जाए तो उन पे फोर्स कैसी एक्ट करेगी। तो इसके लिए भी हमारे पास रूल्स मौजूद हैं। जो रूल्स हमने फोर्स के लिए यहां अप्लाई करने एग्जैक्टली वही रूल्स हम वहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहां हम कंसीडर कर लेते हैं दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स को, कि दो पार्टिकल्स ले लेते हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो अब इन दोनों पार्टिकल्स को जब हम यहां पर फील्ड में एंटर करेंगे किसी वेलोसिटी के साथ, क्योंकि इनका मूव करवाना बहुत जरूरी है, तो जब मूव करवाएंगे तो ये पार्टिकल भी एग्जैक्टली वही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि यहां चार्ज पार्टिकल्स अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, जिसे सवाल की फॉर्म में कैसे पूछता है हमसे कि फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, ये पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, और अमूमन हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं जिसकी डायरेक्शन होती है इनटू द प्लेन। ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू द प्लेन, और इसके अंदर मोशन को दिखाना हमारे लिए आसान होगा, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को काफी बड़े रीजन पे ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई नेगेटिव पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ या किस पाथ को फॉलो करेगा वो कैसा होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम एंटर कर रहे हैं किसी नेगेटिव पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। हमने राइट हैंड पाम रूल को अच्छे से अपने जहनों में रखा हुआ है और होना चाहिए। मैं कुछ बातें दोहरा देता हूं, उनको अपने जहनों में रखें और इस्तेमाल करेंगे हम टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को यूज करना है, तो हमको अलाइन करना है इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल।
और अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्टिकल के लिए जो पाम की बैक साइड है वहां से नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। और अगर हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल है तो पाम की फ्रंट साइड से जो नॉर्मल आ रहा है वो इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि पार्टिकल एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे अगर अलाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, थंब हमारा अलाइन हो रहा है किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, ये वेलोसिटी है। सो हम देखते हैं कि पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर होगा तो इस पे फोर्स लगेगी, कहां देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है, फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी राइट साइड पर है, तो पाम की लोअर साइड से जो नॉर्मल आ रहा है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे फोर्स लग रही है कहां, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स आ गई डाउनवर्ड। अब जैसे ये पार्टिकल अपने ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि मूव कर रहा है तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा तो आगे कहीं मूव कर जाएगा। सो अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा और डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब इस पार्टिकल की मोशन जो है अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड हो गई, तो ये थोड़ा सा आगे आकर कहां चला गया, डाउनवर्ड, इसने अपनी मोशन को डाउनवर्ड कर लिया। ये आ गई इसकी वेलोसिटी जो कि पहले इस डायरेक्शन में थी। अगेन चेक करते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में अब लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अभी भी इनटू द प्लेन है, बट हमें नजर ये आ रहा है कि वेलोसिटी हो चुकी है डाउनवर्ड। तो अगर हम वेलोसिटी को अरेंज कर दें डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम इनटू द प्लेन रखें, तो पाम से अगर हम अब नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमें लेफ्ट साइड पे जाते हुए फोर्स दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी डाउनवर्ड, और पाम की ये जो साइड है ये नेगेटिव पार्टिकल के लिए और इससे जो नॉर्मल है उस तरफ जा रहा है, तो ये शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। तो इसका मतलब यहां जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम इस तरफ दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। अब क्योंकि पार्टिकल चल रहा है तो इनर्शिया की वजह से कुछ मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा एंड देन फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम दिखा देते हैं कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी अब हो चुकी है, ये पार्टिकल आ चुका है इस डायरेक्शन में, यहां इसकी वेलोसिटी जा रही है, बट वेलोसिटी तो यहां हो गई, बट अब इस पोजीशन में आने के बाद इस पे फोर्स कहां लगेगी, तो फोर्स को चेक करते हैं। वेलोसिटी जा रही है लेफ्ट साइड पर, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बच्चों हमारे पास इनटू द प्लेन। अभी रूल के मुताबिक में थंब अलाइंड नहीं है तो अलाइन करते हैं, यहां से इसको रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, थंब अलाइन हो चुका है, और मेरी पाम से अगर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जाए तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये शो करता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब फोर्स कहां लगी, अपवर्ड लग रही है, ये आ गई फोर्स एफ बी। ये पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपनी मोशन को चेंज करेगा, इस फोर्स को फॉलो करते हुए अब ये मूव करेगा अपवर्ड। तो ये पार्टिकल अब जा रहा है कहां, अपवर्ड, इस पे वेलोसिटी लगने लग गई है अपवर्ड। जब ये अपवर्ड जा रहा है, मूव कर रहा है, तो देखते हैं कि अब इस पोजीशन में आने के बाद इस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहां लग रही है। तो अगेन बच्चों हम रूल को फॉलो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करेंगे इनटू द प्लेन, क्योंकि सबसे पहले फील्ड को अलाइन करना है, तो चलेगा इनटू द प्लेन, और वेलोसिटी जा रही है अपवर्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अलाइन कर ली, वेलोसिटी भी अलाइन हो गई, और अगर पाम से हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो अब ये दोबारा से हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये जा रही है राइट साइड पर, मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई वेलोसिटी, और पाम की ये साइड नेगेटिव पार्टिकल के लिए ये वहां शो करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, जो कि राइट साइड बनती है। सो हम यहां पर एरो लगा लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी को। अब तमाम अगर एरोस को हम ऑब्जर्व करें तो नजर ये आता है ये जो भी पार्टिकल है, जो भी नेचर है, ये क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कहीं मिड पॉइंट पर, सेंटर पर, तमाम फोर्सेस का जो जंक्शन या मिड पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिड पॉइंट बनता है। तो अगर हम इस पॉइंट को अपने ध्यान में लेकर आए तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा है जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नजर ये आता है कि मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इस पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है, इसी वजह से अपने पाथ को भी चेंज कर रहा है और थोड़ी देर बाद ही अपने इस पाथ को कंटिन्यू करेगा, इस पाथ में चलता रहेगा। तो अगर मैं इन तमाम वेक्टर्स को आपस में मिलाऊं तो नजर ये आता है ये जो पार्टिकल है ये इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, और ये ट्रेजेक्टरी कैसी बन रही है, सर्कुलर। इसका मतलब जब भी कभी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के बाद वो जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है दैट इज दी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, सर्कुलर पाथ होता है।
चाहे वो पॉजिटिव पार्टिकल हो या नेगेटिव पार्टिकल हो। अब बच्चों होना यह है कि अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसकी डायग्राम को हम नीचे से दिखाएंगे, क्योंकि हमारे जहन में होगा, हमें होना भी चाहिए कि अगर वो पॉजिटिव पार्टिकल है तो पहले ही राइट हैंड एक साइड के लिए अप्लाई करके देख लें तो फोर्स अपवर्ड लग रही है तो फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, हमारे पास ऊपर ड्रॉ करने की जगह होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो फोर्स नीचे लग रही है तो हमारे पास नीचे की तरफ फील्ड होनी चाहिए। पर नजर ही आता है जो पार्टिकल है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो सेम होगी, वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा, चाहे वो पॉजिटिव पार्टिकल हो या नेगेटिव पार्टिकल हो। तो अगर आप बच्चों का सवाल हुआ तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी पॉजिटिव पार्टिकल को भी यहां पर मूव करते हुए दिखा देंगे। हाँ, अलबत्ता ये चेंज आ सकता है। अगर आपसे ये सवाल करें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्री या डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है, तो वो उसमें फर्क आ रहा है। अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो हमने देखा कि इस डायरेक्शन में ये चला, तो ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है। अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल आ जाता है इसी फील्ड में तो वो इस तरह से चलने लग जाएगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी, तो हम कह सकेंगे कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। बट मोस्टली हमसे यही पूछा जाता है कि ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पाथ ऑफ मोशन कैसा है, तो आपने ये जहन में रखना है अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और हमेशा इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। हाँ, डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और कभी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर मैं इस टॉपिक को अपने लास्ट टॉपिक से रिलेट करूं तो जिसको अभी हम मैथमेटिकल इक्वेशन में साबित भी करेंगे, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड जीरो हो जाए, स्पीड कब जीरो होगी, जब इन कंडक्टर्स के अंदर से जाते हुए इन चार्जेस को रोक दिया जाए, यानी कि जब करंट को जीरो कर दिया जाए। तो जब स्पीड जीरो होगी तो होना यह है कि इन पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगी। और अगर मैं इन पार्टिकल्स को मूव करवाता हूं, अगर स्पीड जीरो नहीं रखता, इसका मतलब इन चार्ज पार्टिकल्स की मैग्नेटिक फील्ड इनकी सराउंडिंग में मौजूद है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन होगा, तो फाइनली क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है और ये जो चार्जेस हैं अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते रहेंगे, जिसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये भी एक साइड पर मूव करेंगे और जो कंडक्टर है वो भी अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कहीं ना कहीं अपनी मोशंस को शो करने लग जाएंगे। अब बच्चों हम मैथमेटिकली भी इसको देख लेते हैं कि ये जो बात हमने यहाँ पर लॉजिकली देख ली है वो फॉर्मूला कैसे एक्सप्रेस करता है, क्योंकि हमने बात शुरू की हुई है करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है दैट इज ILB, दैट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। हमने क्योंकि इस कंडक्टर से करंट का फ्लो करवाया हुआ है तो करंट हमारे पास गुजर रहा है I इक्वल्स टू, हमारे पास अगर करंट का फॉर्मूला लिखा जाए, अगर हम एक चार्ज की बात करते हैं तो Q/T, और अगर यहां पर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें तो हमें लेंथ L दिखाई देती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक चार्ज एक किनारे से दूसरे किनारे तक यूनिट टाइम के अंदर अंदर मूव करता है तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, सो वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस बाय यूजिंग द इक्वेशन S इक्वल्स टू VT। ये जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, जो एक पार्टिकल कंसीडर किया इस एंड पर और वो दूसरे एंड की तरफ चल रहा है, तो उसका टोटल डिस्टेंस होगा L इक्वल्स टू VT। इस फॉर्मूला को अगर हम चेंज कर दें तो ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है F इक्वल्स टू, हमारे पास Q/T, लेंथ में हमने टोटल डिस्टेंस लिखना है जो पार्टिकल्स ने कवर कर लिया, साथ में आगे मैग्नेटिक फील्ड, और यहां टाइम फैक्टर कैंसिल हो रहा है और इक्वेशन आ रही है हमारे पास F इक्वल्स टू QVB। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, दैट इक्वेशन tells us about the magnetic force on the moving charged particles। क्योंकि बेसिकली यहां पर ये जो वेलोसिटी आ चुकी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स जो कि मूव कर रहे हैं एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। अब मैं ये देखता हूं बच्चों की ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगेन क्योंकि रूल्स हमने मैग्नेटिक फोर्स के स्टडी किए हुए हैं, आप पुराने लेक्चर्स में देख भी सकते हैं कि जो फोर्स है उसके मैक्सिमम होने की हमेशा कंडीशन यही होती है कि जो फैक्टर्स हैं वो उससे राइट एंगल पे हो। तो यहां राइट एंगल पे होने के लिए वेक्टर क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करना है हमने। वेक्टर क्वांटिटीज में नंबर 1 हमारे पास वेलोसिटी और नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में इसको लाया जा सकता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ले आने के लिए
हमें इन दोनों वेक्टर्स को जरा ऑब्जर्व करना है। अगर मैं एक वेक्टर कंसीडर करता हूं b का और एक वेक्टर कंसीडर करता हूं मैं v का, ये v है और ये हमारे पास है b। अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट कंसीडर करूं और मैं यहां पर राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो आपको मालूम है और ये मालूम होना चाहिए कि हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड में अपने फिंगर्स को कर्ल हमेशा उस एंगल पे करते हैं जहां पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल हो। तो मैं अगर v से b की तरफ जाता हूं, v टू b, तो मेरे पास डायरेक्शन भी निकल आएगी फोर्स की, अपवर्ड डायरेक्शन पे निकल रही है राइट एंगल, और मैं ये दिखता हूं कि इस तरफ जाने से मेरे पास जो कंपोनेंट यूज होना है वो कंपोनेंट किसका यूज होगा, v का। तो मैं यहां लिख रहा हूं v साइन थीटा, v साइन थीटा। इसी तरह से मैं अगर इस v साइन थीटा कंपोनेंट को यूज करता हूं तो इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, और F इक्वल्स टू Q, और अगर मैं यहां पर लिखूं v साइन थीटा और यहां लिखूं b, तो ये इक्वेशन बनेगी Q VB साइन थीटा। हमारी इक्वेशन वही रही। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जो हमारे पास b मौजूद है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर मैं इसकी कंपोनेंट को ऐसे ऑब्जर्व कर लूं, अगर उसकी तरफ से अगर मैं रोटेशंस को लेकर आऊं, ये b वेक्टर है और ये हमारे पास है v वेक्टर। अगर मैं b से v की तरफ आता हूं, अगर उसका कंपोनेंट कंसीडर करना है फ्रॉम द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल, तो मुझे डायरेक्शन दिखाई दे रही है कि डायरेक्शन हमारे पास इस वेक्टर की डाउनवर्ड चली जाएगी, और रोटेशंस हमारे पास आएंगी फ्रॉम b टू a। तो b टू a आते हुए जो कंपोनेंट यूज हुआ वो कंपोनेंट किसका है, b साइन थीटा, b साइन थीटा। तो अब मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैं b का कंपोनेंट भी यूज कर सकता हूं, मैं v का कंपोनेंट भी यूज कर सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए किस में आसानी है। हमने देखना है कि हमारी कन्वीनियंस हमें किस में नजर आती है, हम कहां कन्वीनियंट हैं। सो अगर हम कन्वीनियंट है v के कंपोनेंट को यूज करने के, सो वी कैन यूज, और अगर हमें b, हम कन्वीनियंट है b को यूज करने में, सो यू कैन यूज b साइन थीटा। बट फाइनल एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी बनता है क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ये इक्वेशन फाइनली ऐसी भी लिखी जा सकती है, स्केलर क्वांटिटी अलग कर देते हैं, v और b के साथ हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो स्केलर, जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड पर है वो स्केलर नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लेफ्ट साइड पर आने वाली क्वांटिटी जब वेक्टर नेचर हो तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। तो हमने यहां पर शो कर दिया v क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे हमें फोर्स मिल जाएगी, एंड दैट इज द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जो इक्वेशन हमने फाइनल निकाली थी उसके साथ जरा इसको भी रिलेट कर लेते हैं। जो बातें हमने थ्योरेटिकली की थी, आया हमारे रिजल्ट्स वैसे ही हैं कि नहीं हैं। हमने इक्वेशन निकाली है एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो फार्मूला के मुताबिक अगर मैं v को जीरो करता हूं, v को जीरो किया तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगी, जो हमने शुरू में बात की। इसी तरह अगर मैं v को जीरो नहीं करता, v की कोई वैल्यू रख लेता हूं, तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स भी मिल जाएगी। कब, जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, क्योंकि चार्ज है और चल रहा है तो डेफिनेटली फोर्स होगी अगर बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो यहां तो बच्चों बात हमने देख ली कि मैग्नेटिक फोर्स जो कंडक्टर के अंदर मौजूदा चार्जेस पे लग रही है, जिसकी वजह से जो हमारे पास इंपैक्ट आता है कंडक्टर्स पे कि वो मूव करने लग जाते हैं। अब इन चार्जेस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है उसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, दैट इज नोन एज द राइट हैंड palm रूल। राइट हैंड palm रूल। अब राइट हैंड पाम रूल को हम ओपन चार्जेस के लिए भी डील कर सकते हैं, इस मूविंग कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो आपने अपने राइट हैंड को ऐसे इरेक्ट कर लेना। जो आपकी फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, और ये जो आपके पास थंब है ये वेलोसिटी को शो करेगा। और अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पाम की फ्रंट साइड को, उससे जो नॉर्मल आ रहा है वो फोर्स को शो करेगा, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो पाम की बैक साइड जो है उससे नॉर्मल जो निकलेगा वो हमारे पास उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा। तो इस सिचुएशन में देखते हैं
और फिर किसी ओपन चार्जेस के लिए भी हम बात करेंगे कि उस पर फोर्स कैसे लगनी है। लाइक अब हम अगर यहां देखें तो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ फिंगर्स अलाइन हो गई और थंब शो कर रहा है वेलोसिटी को। आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास राइट साइड पर है और पार्टिकल्स हमारे पास कैसी नेचर के हैं, क्योंकि पता है कि कंडक्टर के अंदर नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव चार्जेस हैं, तो फोर्स कहां लगेगी, इनटू द प्लेन। इस डायग्राम के मुताबिक इन पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगनी है उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इनटू द प्लेन। ये तमाम तर पार्टिकल्स अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे कहां, इनटू द प्लेन, यानी बोर्ड से अंदर वाली डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करें तो ये पार्टिकल्स उस साइड पर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी ओपन पार्टिकल की बात करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ इस तरह के अगर चार्ज नेचर पार्टिकल्स की बात करते हैं और उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर देते हैं, ये मेरे पास आ गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये हमने सपोज कर लिया कि यहां से कोई पार्टिकल एंटर कर रहा है। अगर तो ये इलेक्ट्रॉन है तो पहले इसकी नेचर को जरा देखते हैं कि इसके ऊपर नेचर ऑफ फोर्स कैसी लगनी है और डायरेक्शन क्या होगी। आपको पता है कि फिंगर्स शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये फिंगर्स चली गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनटू द प्लेन, क्योंकि क्रॉस शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को किस तरफ, इनटू द प्लेन। और अगर डॉट होता तो फिंगर्स कहां होनी चाहिए थी, आउट ऑफ द प्लेन। तो स्टूडेंट मैं ये देख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड तो गई है इनटू द प्लेन, हम हमारे पास उस पार्टिकल की वेलोसिटी की तरफ होना चाहिए, तो ये वेलोसिटी के साथ अलाइंड है। अगर ये आने वाला पार्टिकल प्रोटॉन है या पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड। तो यहां मैं इस एरो को, अगर ये पार्टिकल कहीं अंदर की तरफ इस तरफ आता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ बी। यहां अगर नेचर कैसी है इसकी, पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर यही पार्टिकल मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूं तो मैं देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ये आ गई थंब की तरफ से वेलोसिटी और पाम की जो लोअर साइड है, ये बैक साइड, इससे जाने वाला जो नॉर्मल है वो शो करेगा उस नेगेटिव पार्टिकल की वेलोसिटी को, नेगेटिव पार्टिकल की फोर्स को। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा हूं एफ बी डाउनवर्ड। कब ये डाउनवर्ड होगी, किस पार्टिकल पे लगेगी, जब वो हो नेगेटिव नेचर का, यानी आप कह सकते हो कि जब वो हो कोई इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव नेचर कह देना जनरली ज्यादा मुनासिब रहता है। तो हमने देखा कि जहां करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है उस मैग्नेटिक फोर्स की असल कॉज होती है ये मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। अगर हम इन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को रोक दें तो कंडक्टर पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगना खत्म हो जाती है। फिर हमने देखा कि जैसे कंडक्टर की मूवमेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़े फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड कर्ल रूल एंड सो ऑन। इसी तरह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इन पे भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है और उस डायरेक्शन को भी फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। सो राइट हैंड पाम रूल में हमने क्या चीज कंक्लूड की, इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि फिंगर्स ने अलाइन होना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब ने अलाइन होना है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पाम से ऊपर वाली साइड पे जो नॉर्मल जाएगा वो शो करेगा फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, और पाम की लोअर साइड से जाने वाला नॉर्मल शो करेगा फोर्स ऑन ए नेगेटिव पार्टिकल। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि यहां पर आपने इन दोनों टॉपिक्स को आपस में अच्छे से रिलेट कर लिया होगा और वो सारी जो बातें आपके जहन में होंगी कि कंडक्टर पे फोर्स क्यों लगी और ओरिजिन क्या था, ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। और जहां आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझा था फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग कंडक्टर, वहां आपने राइट हैंड पाम रूल ऑन द मूविंग चार्जेस को भी अच्छे से समझ लिया होगा।